Good evening, students. Today we are going to continue chapter 2 of chemistry. Nice. Is matter around us pure? Part 2. Okay. So we have already got it finished up to how to calculate the concentration of a solution and what is concentration of solution, that has been already discussed. Various methods I have explained there in last videos. Okay, so we are going ahead from that. Today we will discuss about the suspension. What is suspension? है ना? कह रहा है नॉन होमोजीनस सिस्टम लाइक दोज ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप सी in activity 2.2 in which solids are dispersed in a liquid are called suspension. कह रहा है कि हम लोगों ने 3-4 ग्रुप बनाया था ना, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, और उसमें अलग अलग एक्टिविटी करा था. तो वो जो सॉल्यूशन हम लोग बना रहे थे, जो ये कह रहा है कि एक्टिविटी 2.2 में ग्रुप कौन सा, ग्रुप सी की बात कर रहा है. ग्रुप सी में क्या था? इन ग्रुप सी व्हाट एक्सपेरिमेंट वी हैव डन, मतलब चॉक पाउडर और व्हीट फ्लोर, है ना. हमने जो बनाया था सॉल्यूशन, वो क्या चीज़ लेके, चॉक पाउडर या व्हीट फ्लोर लेकर के बनाया, बीकर में डाला था, है ना. तो उसी तो इन दिस एक्सपेरिमेंट व्हाट वी हैव डन, वी हैव टेकन द चॉक पाउडर और समथिंग लाइक दैट, पुट इन बीकर हैविंग वाटर एंड ऑल दैट, है ना. तो चॉक क्या है? चॉक सॉलिड है. सॉलिड को हमने लिक्विड में डाला. सॉलिड आर डिस्पर्स्ड इन लिक्विड. तो इस तरह का जो सॉल्यूशन बनता है जिसमें सॉलिड को लिक्विड में डाल रहे हो ना, चॉक वाला जो है पर्टिकुलर, उस सॉल्यूशन की बात हम कर रहे हैं. तो उस तरह के सॉल्यूशन को हम बोलेंगे सस्पेंशन. क्या बोलेंगे? सस्पेंशन. अब वैसे मान लो कि चीनी भी मिलाते हैं, चीनी भी सॉलिड है. चीनी सॉलिड है कि नहीं? उसको आप मिलाते हो वाटर में, बट दैट इज़ नॉट कॉल्ड सस्पेंशन. वो तो होमोजेनियस सॉल्यूशन है ना, क्योंकि वो सब जगह जो कहीं से भी उठाओ आप उसको, यू विल हैव द सेम कॉन्स्टिट्यूएंट देयर. चीनी अगर पानी में मिला करके आप कहीं से भी उस पानी को उठाते हो, उतना ही मीठा लगता है ना. ऐसा तो नहीं है कि नीचे से उठाया तो ज़्यादा मीठा, ऊपर से उठाया तो कम मीठा, ऐसा होता है क्या? तो वो होमोजीनस सॉल्यूशन था. यहाँ पे जो सॉलिड हम डाल रहे हैं, चॉक डाल रहे हैं, चॉक पाउडर डाल रहे हैं, वो चॉक पाउडर तो ऊपर आ जाता है, डिस्पर्स हो जाता है ना. तो ये जो सॉल्यूशन बन रहा है यहाँ पे, इसमें क्या होता है कि सॉलिड्स आर डिस्पर्स्ड इन लिक्विड. ये चॉक पाउडर सब जगह कहीं कहीं फैला हुआ है, कहीं कहीं फैला हुआ है, ऐसे करके फैला हुआ है. ऐसा तो नहीं है कि सब जगह वो होमोजीनस है, ऐसा तो नहीं है. तो इस तरह का जो सॉल्यूशन होता है ना, उसको बोलते हैं सस्पेंशन. क्या बोलते हैं? सस्पेंशन. यानी ये जो सस्पेंशन है वो हेट्रोजीनस मिक्सचर है. दिस इज नॉट होमोजीनस मिक्सचर. कोलाइडल में हर जगह था, मतलब अलग अलग जगह अलग अलग. अरे कोलाइडल की तो बात ही नहीं कर रहे हैं अभी. नहीं, सस्पेंशन की बात है. मैं कह रहा हूं कोलाइडल में कैसा था. हाँ, कोलाइडल में वो कैसा बाद में था? डिस्कस करेंगे ना यार, पहले सस्पेंशन तो समझो यार तुम. अच्छा, वो बाद में है क्या? अरे भाई तुम एक चीज़ तो समझो पहले. तुम आगे आगे बढ़े जा रहे हो यार. अरे मुझे आपने पढ़ा दिया ना, तुम्हें ऐसे ही पढ़ा दिया यार. पहले एक बात को समझोगे तभी तो दूसरा चीज़ समझोगे. अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सस्पेंशन के बारे में, ठीक है. तो सस्पेंशन में क्या है, हमने ग्रुप सी वाला एक्टिविटी लिया. ग्रुप सी वाला एक्टिविटी क्या था? वो ये था कि चॉक पाउडर डाला, चॉक पाउडर डाला पानी में. तो ये चॉक पाउडर का जो डिस्पर्सल है, वो किस तरह का डिस्पर्सल है? ये हेट्रोजीनस है ना. सब जगह एक समान तो नहीं है, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम, इस तरह का है. तो ये जो है सॉलिड्स आर डिस्पर्स्ड इन लिक्विड. तो इस तरह के जो सॉल्यूशंस हैं, इस तरह के जो मिक्सचर हैं, उसको हम बोलेंगे सस्पेंशन. ठीक है. इसमें हेट्रोजीनस मिक्सचर है जिसमें सॉलिड पार्टिकल डू नॉट डिजॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम. इसमें ऐसा हो रहा है कि चॉक घुल तो नहीं रहा है, नहीं, चॉक घुल नहीं रहा है, बल्कि ये जो चॉक है वो सस्पेंडेड है थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम. पूरे मीडियम में वो जो है लटका हुआ है, सस्पेंडेड है. तो पार्टिकल्स ऑफ ए सस्पेंशन आर विजिबल टू द नेकेड आई. और आप जो है अगर खुली आंखों से इनको देखोगे तो आपको दिखाई देगा चॉक का टुकड़ा कहाँ पर है ना. तो सस्पेंशन में होता क्या है कि सस्पेंशन को आप कैसे डिफाइन करोगे? तुम कहोगे इट इज ए हेट्रोजीनस मिक्सचर. सॉल्यूशन भी मिक्सचर है, सॉल्यूशन का दूसरा नाम क्या है? मिक्सचर है. लेकिन कौन सा मिक्सचर? वो होमोजीनस था. और ये सस्पेंशन जो है हेट्रोजेनस है. क्या है? हेट्रोजेनस है, क्योंकि इसमें जो सॉलिड पार्टिकल है वो सब जगह थोड़ा थोड़ा करके फैले हुए, डिस्पर्स हैं.
लेकिन यूनिफॉर्मिटी नहीं है उनके डिस्पर्सन में, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम, ऐसे करके। दूसरा, ये जो सस्पेंडेड पार्टिकल हैं इनको आप देख सकते हो, नेकेड आई से देख सकते हो, ठीक है। और ये जो पार्टिकल है ये पूरा का पूरा डिसॉल्व नहीं हुआ, बल्कि ये रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम, ठीक है। अब ये जो सस्पेंशन है इसकी क्या प्रॉपर्टीज है? सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे हम लोग। सस्पेंशन की क्या प्रॉपर्टी है? तो पहला चीज़ तो हो गया कि सस्पेंशन जो है इट इज़ ए हेट्रोजेनस मिक्सचर। कैसा मिक्सचर है? हेट्रोजेनस। दूसरा, द पार्टिकल ऑफ ए सस्पेंशन कैन बी सीन बाय द नेकेड आई। ठीक है। और सॉल्यूशन में आपको पार्टिकल दिखाई देगा नहीं ना, नेकेड आई से आप नहीं देख पाओगे ना उस चीज़ को, चीज़ दिखाई देता मारना पड़ेगा नहीं, तभी नहीं दिखाई देगा, टॉर्च मारना पड़ेगा। अरे इतना छोटा पार्टिकल होता है नैनोमीटर में, तुम यार कैसी बात करो, टॉर्च से दिखाई देगा वो? बताया नहीं कि सॉल्यूशन का पार्टिकल बहुत छोटा होता है, क्या साइज बताया था, तुम भूल जाते हो यार सर, वो है ना, याद नहीं है ना तुमको, लेकिन नैनोमीटर में होता है ना वो। नैनोमीटर का मतलब क्या? 10⁻⁹ मीटर। कितना छोटा हुआ है यार, तो कैसे आँख से दिखाई देगा टॉर्च मार के? तुम कह रहे हो टॉर्च, लेजर लाइट वाला लगा के देखोगे तब भी नहीं दिखाई देगा वो, है ना, ठीक है। सस्पेंशन के पार्टिकल को आप देख सकते हो, ये प्रयोग करके देखना कल लैब में, है ना, मैं भी कराऊंगा बच्चों को ये प्रयोग, ठीक है। तो सस्पेंशन में क्या, गिलास ले आओ, ग्लास में पानी ले लो, बीकर नहीं है तो ग्लास में ही पानी ले लो, उसमें चौका टुकड़ा डाल के देखो, अभी पता चल जाएगा चौका टुकड़ा कहाँ पे होता है ना। आप चौक के टुकड़े को देख सकते हो, ठीक है। तीसरा चीज़ क्या है कि अगर हम इसमें टॉर्च का लाइट डालेंगे, अभी टॉर्च की बात कर रहे थे, या लेज़र लाइट डालेंगे, तो जो है ये स्कैटर करेगा लाइट को, यानी लाइट का पाथ देखा जा सकता है ना। सॉल्यूशन में क्या होता था? सॉल्यूशन में आप बीकर में पानी डालते थे, पानी और चीनी का जैसे सॉल्यूशन ले लिया आपने, है ना, और बीकर लिया, है ना, यहाँ बीकर है ये, और इससे आप लाइट डालोगे, तो लाइट जब डाल रहे हो इधर से टॉर्च से, तो ये लाइट बीकर वाले पोर्शन में आपको नहीं दिखाई देगा, लाइट का पाथ नहीं दिखाई देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि इसके जो पार्टिकल हैं ना बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे हैं, इसीलिए वो उसको रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते, है ना, स्कैटर नहीं कर पाते, और स्कैटर नहीं करेंगे तो लाइट विजिबल नहीं होगा, ठीक है। इससे आगे लाइट आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन वही चीज़ अगर तुम ये जो है यहाँ पर अगर मान लो कोलाइडल सॉल्यूशन या सस्पेंशन रख देते हो यहाँ पे इसके आगे, तो आप देखोगे कि वहाँ लाइट नज़र आएगा। क्यों? क्योंकि सस्पेंशन के पार्टिकल जो हैं थोड़े से बड़े होते हैं, ठीक है, उसमें जो सॉलिड पार्टिकल है वो थोड़ा सा बड़ा है, और बड़ा होने की वजह से इट कैन स्कैटर द लाइट, रिफ्लेक्ट करता है, तो इसीलिए लाइट का रास्ता आपको दिखाई देगा। अरे कोई भी चीज़ तुमको क्यों विजिबल होता है? क्योंकि लाइट उस पर पड़ा, उसका टकरा के तुम्हारे पास आया तभी ना विजिबल हुआ। तो लाइट का रास्ता अगर दिखा, यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, सॉल्यूशन में क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? बिकॉज यहाँ पर कोई चीज़ पार्टिकल नहीं है जो उसको रिफ्लेक्ट करे, बात समझ रहे हो। और यहाँ पर मिल्क वाले में या फिर कोई सस्पेंडेड सॉल्यूशन में ऐसा है, क्योंकि चौक है, चौक का साइज बड़ा है, और बड़ा है तो वो टकराया लाइट रे से, तो उसको स्कैटर करेगा, लाइट रे को स्कैटर करेगा, तो फिर आपको रास्ता दिखाई देगा। बात समझे? किसका रास्ता? लाइट का रास्ता। पाथ ऑफ लाइट इज विजिबल इन विच केस? इन द केस ऑफ सस्पेंशन, ठीक है। द पार्टिकल ऑफ ए सस्पेंशन स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल। यानी जो सस्पेंशन के पार्टिकल हैं वो क्या करते हैं? बीम ऑफ लाइट को जो है वो स्कैटर करते हैं। क्या करते हैं? स्कैटर करते हैं। जो भी लाइट उनके थ्रू पास करेगा उसको वो स्कैटर करेंगे, और इससे लाइट का पाथ आपको दिखाई देगा, विजिबल होगा, ठीक है। तीसरा चीज़ क्या है? चौथा चीज़, द सॉल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन ए सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब। अगर आप सस्पेंशन को बहुत देर तक छोड़ दें तो क्या होगा? जो उसमें सॉल्यूट पार्टिकल है, जैसे चौक है, बहुत देर तक आप छोड़ दोगे चौक नीचे बैठ जाएगा, नीचे बैठ जाएगा। इसका मतलब है कि सस्पेंशन अनस्टेबल होता है। यानी अभी सस्पेंशन है, बाद में वो चौक पार्टिकल नीचे बैठ गया तो सस्पेंशन इज नॉट देयर, तो ये अनस्टेबल हुआ ना, स्टेबल नहीं हुआ ना। अब इसको समझ में नहीं आया। और सॉल्यूशन जो तुमने बनाया वो स्टेबल है या अनस्टेबल? सॉल्यूशन तो स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? क्योंकि उसमें जो मान लो चीनी पार्टिकल मिलाया है, नमक पार्टिकल मिलाया, तो पूरा का पूरा घुल गया। ऐसा तो नहीं है कि उसको छोड़ दें हम थोड़ा देर तो चीनी नीचे बैठ जाएगा, ऐसा है? या नमक नीचे बैठ जाएगा? इसीलिए सॉल्यूशन जो है क्या है? स्टेबल है। और सस्पेंशन क्या है? अनस्टेबल।
क्यों? क्योंकि आप इसको थोड़ा देर छोड़ दोगे, चौक पार्टिकल नीचे आ गया, सस्पेंशन खत्म। अरे सस्पेंशन तो तभी बना ना जब वो सस्पेंशन का जो पार्टिकल है ऊपर है, वो लटक रहा है, डिस्पर्स है। वो जब नीचे बैठ जाएगा तो फिर उसकी स्टेबिलिटी कहाँ रही? तो सस्पेंशन में क्या हुआ कि द सॉलिड पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन ए सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। बहुत देर तक आप सस्पेंशन को अगर छोड़ देंगे तो जो सॉलिड पार्टिकल है वो नीचे बैठ जाएगा। इसका मतलब है कि सस्पेंशन इज अनस्टेबल। सस्पेंशन क्या है? अनस्टेबल है। दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। और अनस्टेबल है तो आप क्या करते हो? आप अगर फिल्टर करोगे उसको तो चौक अलग निकल जाएगा, पानी अलग हो जाएगा। इट कैन बी सेपरेटेड देयर। अनस्टेबल है तो सेपरेट कर सकते हो, स्टेबल है तो सेपरेट नहीं कर सकते। फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। बात समझे? हैं? फिल्ट्रेशन करके आप चीनी निकाल लोगे क्या पानी से? फिल्ट्रेशन करके? हाँ, नहीं निकाल पाओगे ना। नमक निकाल लोगे क्या पानी से? अरे बोल क्यों नहीं रहे हो? नहीं नहीं, वही बात हम कह रहे हैं ना, वो तो स्टेबल है। स्टेबल है, घुल गया उसमें। लेकिन भैया फिल्टर करके आप चौक निकाल सकते हो ना। कैसे? थोड़ा देर छोड़ दो, फिल्टर पेपर रखो या तो उससे निकल जाएगा, थोड़ी देर रखोगे वो हो जाएगा, नीचे चल जाएंगे। क्या निकल जाएगा? चीनी निकल जाएगा? चीनी नहीं निकल पाएगा। मैं वही बात पूछ रहा हूँ ना, चौक की बात। चौक तो निकल जाएगा यार। थोड़ा देर छोड़ दो तुम, चौक नीचे बैठ गया, फिर उसको फिल्टर करो तो पानी ऊपर से फिल्टर हो गया, सारा चौक नीचे रह जाएगा। बात समझे? तो सस्पेंशन में ये पॉसिबल है क्योंकि सॉलिड पार्टिकल जो है सेटल डाउन, ठीक है। और सेटल डाउन जब हो गया तो कुछ देर के बाद आप क्या कर सकते हो कि सेपरेट भी कर सकते हो बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्टरेशन। सॉल्यूट को आप निकाल सकते हो वहाँ से, है ना। व्हेन द पार्टिकल सेटल डाउन द सस्पेंशन ब्रेक एंड इट डज नॉट स्कैटर लाइट एनी मोर। अच्छा, ये भी बात है कि जैसे ही पार्टिकल नीचे बैठ गया, चौक का पार्टिकल, तो सस्पेंशन ख़त्म है। अब जो आप लाइट डालोगे उसमें तो लाइट का पाथ नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि वो पार्टिकल तो नीचे बैठ गया ना, नीचे बैठ गया तो वो स्कैटर नहीं करेगा लाइट। बात समझे? समझ गए। और स्कैटर नहीं करेगा तो पाथ ऑफ लाइट भी नहीं दिखाएगा, है ना। तो ये डिफरेंस है सॉल्यूशन और सस्पेंशन में। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूशन और सस्पेंशन? समझ गए? क्योंकि पहला चीज़ तो सॉल्यूशन क्या हो गया? सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर है और सस्पेंशन कैसा मिक्सचर है? हेट्रोजेनस। दूसरा चीज़ क्या हो गया कि जो सॉल्यूशन है उसके पार्टिकल को आप नेकेड आई से तो देख नहीं सकते, लेकिन सस्पेंशन के पार्टिकल को आप नेकेड आई से देख सकते हैं, ठीक है। तीसरा चीज़ कि टॉर्च का लाइट अगर मारोगे तुम इसमें सस्पेंशन में तो सस्पेंशन के जो पार्टिकल हैं वो स्कैटर करेंगे बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू, क्योंकि पार्टिकल का साइज जो है बड़ा होता है और वो अगर जब लाइट रे को स्कैटर करेंगे तो लाइट रे का पाथ विजिबल होगा, है ना। लेकिन सस्पेंशन में लाइट रे का पाथ विजिबल नहीं होता है। चौथा चीज़ कि जब इसको हम थोड़ा देर के लिए छोड़ देंगे तो इसके जो पार्टिकल हैं सस्पेंडेड पार्टिकल वो नीचे बैठ जाएंगे। इसका मतलब सस्पेंशन जो है अनस्टेबल है। क्या है? अनस्टेबल, क्योंकि सस्पेंशन खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? क्योंकि जो इसके सॉलिड पार्टिकल थे तो नीचे बैठ गए, अब सस्पेंशन रहा कहाँ, है ना। लेकिन सॉल्यूशन जो होता है वो स्टेबल है। इसलिए स्टेबल है क्योंकि उसको अगर कुछ देर के लिए छोड़ दोगे तुम तो उसका जो सॉलिड पार्टिकल है वो नीचे तो बैठेगा नहीं, और इसमें तो बैठ गया नीचे बैठ गया, और फिर आप उसको फिल्टर भी कर सकते हो। यू कैन सेपरेट इट। चौक को अलग कर दोगे, पानी को अलग कर दोगे, लेकिन उसमें ऐसा नहीं होगा। और जब इसका सस्पेंडेड पार्टिकल नीचे बैठ गया तो फिर लाइट के रे को भी ये जो है क्या करेगा? शो नहीं करेगा लाइट के पाथ। क्यों नहीं शो करेगा? क्योंकि भैया सस्पेंडेड पार्टिकल तो नीचे बैठ गया है, तो लाइट रे टकराता है उस सस्पेंडेड पार्टिकल से, तब ना उसको स्कैटर करता है, तब ना पाथ विजिबल होता है। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है। अब आते हैं हम लोग कोलॉइडल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ें, ठीक है। कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। अब ये था ग्रुप सी में हमने सस्पेंडेड इसके बारे में पढ़ा, सस्पेंशन के बारे में। अब ग्रुप डी वाला जो एक्सपेरिमेंट है वो ग्रुप डी वाला एक्सपेरिमेंट क्या था कि हमने क्या किया था
कि बीकर में जो पानी लिया था उसमें या तो फ्यू ड्रॉप ऑफ मिल्क डाला था या इंक डाला था, है ना। तो वो जो सॉल्यूशन बनता है जिसमें आप मिल्क डालते हो या इंक डालते हो, उस तरह के जो सॉल्यूशन है वो क्या है? कोलाइडल। हाँ, तो कोलाइडल को कैसे डिफाइन करते हैं? व्हाट इज ए कोलाइडल सॉल्यूशन? कह रहा है द मिक्सचर ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप डी इन द एक्टिविटी 2.2। ठीक है, वही जो 2.2 एक्टिविटी हमने पढ़ा है ना, उसमें जो मिक्सचर प्राप्त होता है, जैसे पानी में हम अगर इंक मिलाते हैं या पानी में दूध मिलाते हैं, तो इस तरह का जो सॉल्यूशन बनता है उसको बोलते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या होता है, जो पार्टिकल्स हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल हैं वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन में सब जगह फैल जाते हैं, यूनिफॉर्मली एक समान रूप से फैल जाते हैं। ठीक है, ड्यू टू द रिलेटिवली स्मॉलर साइज ऑफ द पार्टिकल एज कम्पेयर टू दैट ऑफ ए सस्पेंशन। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो कोलाइडल सॉल्यूशन है उसमें जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं उनके साइज सस्पेंशन वाले पार्टिकल से छोटे होते हैं। तो छोटा साइज होने की वजह से ये सब जगह स्प्रेड कर जाता है, मिक्सअप कर जाता है। ठीक है, और ऐसा लगता है कि मिक्सचर जो है होमोजीनियस है, ऐसा लगता है, इट अपीयर्स, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट होमोजीनियस। पानी में अगर आप दूध मिला रहे हो, पानी में अगर आप इंक मिला रहे हो, तो वो मिक्सचर आपको ऐसा लगेगा कि इंक पूरा फैल गया या दूध पूरा फैल गया, सब जगह समान रूप से फैला हुआ लग रहा है, आपको लगेगा कि ये होमोजीनस मिक्सचर है, लगेगा, बट एक्चुअल में है नहीं। एक्चुअल में ये हेट्रोजेनस मिक्सचर है। क्या है? हेट्रोजेनस। ऐसा इसलिए है कि अब होमोजेनिटी का टेस्ट क्या है? होमोजेनिटी का टेस्ट है कि कहीं से भी उठाओ, इट हैज़ गॉट द सेम कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, तब हम कहेंगे होमोजीनस। जैसे पानी में चीनी मिलाया और उस पानी को आप टेस्ट कहीं से भी करो तो उतना ही मीठा लग रहा है, उतना ही मीठा लग रहा है। क्यों? क्योंकि पानी में जो चीनी की मात्रा है वो सब जगह एक समान ही है, इसीलिए वो होमोजीनस था। लेकिन इंक जो आप डालोगे या मिल्क जो आप डालोगे तो देखने में तो लगेगा कि सब जगह स्प्रेड कर गया, लेकिन कहीं पर ज़्यादा इंक हो सकता है, कलर ज़्यादा कलर हो सकता है, कहीं पे कम कलर हो सकता है। इसका मतलब इट इज़ नॉट ए होमोजेनस सॉल्यूशन। बात समझ रहा है? ये कौन सा सॉल्यूशन हुआ? हेट्रोजेनस। कहीं पे ज़्यादा दूध हो सकता है, कहीं पे कम दूध का एलिमेंट, फैट एलिमेंट हो सकता है, तो ये हेट्रोजेनस है। यानी कोलाइडल सॉल्यूशन जो है होमोजेनस है या हेट्रोजेनस? क्या है? है कोलाइडल सॉल्यूशन, हाँ, हेट्रोजेनस है। क्यों? देखने में तो लग रहा है ये कि सब जगह फैल गया, लेकिन भैया ऐसा है, जब इंक डालोगे देखोगे ड्रॉप तुम उसका, कहीं पे ज़्यादा गहरा लगता है, कहीं पे कम गहरा लगता है कलर उसका। इसका मतलब है कहीं पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है इंक का ज़्यादा है, कहीं पे कम है, तो हाउ इट इज होमोजीनियस? देन इट इज़ नॉट होमोजीनियस। होमोजीनियस का डेफिनेशन क्या है? कि उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं सब जगह सेम हो, जितना परसेंटेज हो। जैसे एयर जो है, एयर इज ए होमोजीनियस मिक्सचर और नॉट? एयर इज ए होमोजीनियस मिक्सचर और नॉट? ये बताओ मेरे को। एयर इज नॉट अ होमोजेनियस मिक्सचर। नो, इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। व्हाई? हाउ? अरे एयर में क्या क्या है भैया? सर एयर के अंदर जो भी है वो तो मतलब हर जगह वही थोड़ी है भाई, कहीं से भी उठाओ तुमको उतना ही नाइट्रोजन उतना ही ऑक्सीजन मिलेगा, वो है तो और क्या? तुम समझे ही नहीं यार होमोजीनियस का मतलब। समझ गया ना, नहीं समझे तुम यार। होमोजेनियस क्या होता है? क्यों नहीं बोला? होमोजीनियस का क्या मतलब है? हर जगह से उठा वहाँ पे सेम अमाउंट है, वही चीज़ें होंगी। हाँ, नहीं तो उसका मतलब क्या हुआ? उसका कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो देखना है ना। मान लो यहाँ का हवा उठाते हैं, इस हवा में अगर आप देखोगे, ये तुमने मान लो कि 5 ml हवा उठाया, ठीक है, उस हवा में नाइट्रोजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है, तो ये तेरे को मिलेगा कि भैया 5 ml में 78% नाइट्रोजन था और 21% ऑक्सीजन था, ये ठीक है। अब वहाँ से 5 ml उठाया, अभी यहाँ से उठाया, बाद में 5 ml वहाँ से उठाया, उसमें भी तुमको ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का रेशियो जरूरी है, तभी होमोजेनियस मिक्सचर है। जरूरी है? बिल्कुल है। अगर हमने एक ऐसी जगह से उठाया, कहीं से भी उठाओ उससे मतलब नहीं है। अगर हवा उठा रहे हो, एयर मिक्सचर है, तो एयर में जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है उसका रेशियो सेम मिलेगा, सब रेशियो सेम होगा, ठीक है ना। इसीलिए एयर जो है होमोजीनस है। क्या है? होमोजेनियस। होमोजीनस का मतलब आप गलती मत समझिए कि सब जगह फैल गया तो होमोजीनस हो गया, ये बात नहीं है। अरे फैल तो इसमें भी रहा है। पानी में दूध डाले तो सब जगह फैल गया ना, पानी में इंक डाले तो सब जगह फैल गया ना। इसका मतलब होमोजीनस है नहीं है, बिकॉज कहीं पे उसका अमाउंट ज़्यादा,
और कहीं पे कम है। अमाउंट सेम होना चाहिए, परसेंटेज सेम होना चाहिए, यहीं से जहाँ से भी उठाओ तब वो होमोजीनियस हो। इसीलिए ये देखने में तो होमोजीनियस लगता है कोलोइडल सॉल्यूशन, लेकिन एक्चुअल में ये नहीं है। ठीक है, हाँ समझ गए? एक्चुअल में क्या है, ये हेट्रोजेनस मिक्सचर है ना। बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल वी कैन नॉट सी देम विथ नेकेड आई। अब कोलाइडल का जो पार्टिकल का साइज है वो भी स्मॉल है, इसको भी आप नेकेड आई से नहीं देख सकते, है ना। बट दीज पार्टिकल कैन ईजिली स्कैटर ए बीम ऑफ विजिबल लाइट एज ऑब्जर्व्ड इन एक्टिविटी 2.2। अब यहाँ पे देखो एक्टिविटी, टॉर्च से आप लाइट मारोगे यहाँ पे तो ये पानी और नमक वाला जो सॉल्यूशन है उसमें तो आपको लाइट का रास्ता नहीं दिखाई देगा, लेकिन दूध वाले में डालोगे तो लाइट का रास्ता दिखाई देगा। यानी दूध वाला जो पानी में जो दूध है या पानी में जो इंक है उसमें अगर आप टॉर्च मार के देखोगे तो लाइट का रास्ता दिखाई देगा। इसका मतलब क्या है, इसमें जो सॉलिड पार्टिकल है उसका साइज थोड़ा सा बड़ा है इन कंपैरिजन टू सॉल्यूशन। बड़ा होने की वजह से वो लाइट रे से टकराता है और उसको स्कैटर करता है। क्या करता है? स्कैटर। और स्कैटर करने की वजह से ही आप उसका रास्ता देख पाते हैं। तो जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है उसमें जो सॉलिड पार्टिकल है उसका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है। नेकेड आई से आप नहीं देख पाते हो, फिर भी सॉल्यूशन से बड़ा साइज है। सस्पेंशन में तो आप नेकेड आई से देख लेते थे ना सॉलिड पार्टिकल को, कोलाइडल में आप नेकेड आई से नहीं देख पाओगे, है ना। लेकिन जब आप ये लाइट रे वाला एक्सपेरिमेंट करोगे तो उससे पता चलेगा कि इसमें जो है वो स्कैटर करता है और लाइट का पाथ विजिबल है। और इट कोलाइडल सॉल्यूशन है ना। तो ये जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है ये कोलाइडल सॉल्यूशन के द्वारा, उसी को हम लोग बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट। ये एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था टिंडल। क्या नाम था? टिंडल नाम था, जिसने ये इफेक्ट डिस्कवर किया, उसके नाम पे हो गया। बच्चे के चैनल का नाम है टिंडल। ठीक है। अब जैसे तुम मान लो कोई चीज़ डिस्कवर कर दोगे तो तुम्हारे नाम पे हो जाएगा, है ना, है ना। गणेश बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आ जाएगा तुम्हारा नाम, है ना। गणेश या गिनेस, कौन सा? गिनेस। ठीक है। अब उसका हिंदी संस्करण क्या है? गिनेस का गणेश, तुम्ही ने बताया था। तो गणेश बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनेस के बदले में गणेश बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ जाएगा नाम, है ना। मिलेगा कुछ नहीं, हाँ बस ऐसी मिलेगा ना। बाद में तुम्हारे मृत्यु के बाद तुम्हारे नाम पर ये एक्सपेरिमेंट लोग पढ़ेंगे, है ना। जैसे टिंडल इफेक्ट के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। तो टिंडल इफेक्ट कैन आल्सो बी ऑब्जर्व्ड व्हेन ए फाइन बीम ऑफ लाइट एंटर ए रूम थ्रू ए स्मॉल होल। आप देखते होगे कि ये घर है, घर में ऊपर एक होल बना दो छेद, तो देखोगे जब सुबह सुबह लाइट की रे आएगी उससे तो आप एकदम स्ट्रेट लाइट का पाथ जो है विजिबल होगा। ऐसे लग रहा है कि धूल में जैसे वो लाइट का रे देखा है कि नहीं देखा है? हाँ। वो भी टिंडल इफेक्ट ही है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि वहाँ पे जो धूल है उसमें जो पार्टिकल्स हैं उससे लाइट रे टकराती है, और लाइट रे टकराती है जब उससे तो वो विजिबल होता है, क्योंकि वो लाइट रे को स्कैटर कर देती है। इसीलिए आपको अगर वहाँ छेद कर दिया जाए तो सीधा लगेगा कि लाइट रे आ रहा है, स्ट्रेट आपको धुआं देखा है कि नहीं देखा है? हाँ सर देखा है। तो वही है टिंडल इफेक्ट। क्यों? क्योंकि वहाँ भी एयर जो है मिक्सचर है और उसको हेट्रोजेनस मिक्सचर है। हेट्रोजेनस मिक्सचर है, वहाँ पर धूल भी है ना। तो धूल का जो पार्टिकल है उसका साइज बड़ा है, तो जैसे ही उससे टकराया वो उसको स्कैटर करेगा और आपको लगेगा कि अरे एकदम सीधा फोकस्ड लाइट आ रहा है ना। देखा कि नहीं वो? हाँ सर देखूंगा। तो इसी को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। और ये सिर्फ यहाँ ही नहीं नज़र आएगा आपको, आप जंगल में जो जाएंगे मूव करेंगे ना तो वहाँ भी पेड़ वगैरह होते हैं और पेड़ के बीच से कभी कभी आपको लगेगा सीधा लाइट आ रहा है ना, जैसे यहाँ पर दिखा दे रहा है ना। ये भी टिंडल इफेक्ट ही है। अब यहाँ पे क्या होता है इसको डिस्कस करेंगे हम लोग। होता क्या, हम नेक्स्ट क्लास क्यों 6 मिनट इज देयर, ठीक है। सो वी हैव बीन डिस्कसिंग अबाउट टिंडल इफेक्ट, ठीक है ना। अब ये टिंडल इफेक्ट के बारे में कह रहा है कि टिंडल इफेक्ट हम वहाँ भी देख सकते हैं। इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व्ड व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू द कैनोपी ऑफ ए डेंस फॉरेस्ट। कैनोपी के बारे में पढ़ा था फॉरेस्ट में, फॉरेस्ट में पढ़ा हुआ। कैनोपी क्या होता है? जो टॉप मोस्ट पोर्शन होता है पेड़ का, उसी को बोलते हैं ना कैनोपी, है ना।
तो जहाँ पे घना जंगल है तो वहाँ पर जो कैनोपी है, ऊपर वाला पोर्शन, पढ़ा है कि नहीं फॉरेस्ट? हाँ सर पढ़ा है। हाँ, तो ऊपर वाले पोर्शन से जब लाइट रे पास करेगा, ठीक है, तो ऊपर में क्या होता है कि इन द फॉरेस्ट मिस्ट कंटेन टाइनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर। जब मान लीजिए धुंधला छाता है, कोहरा छाता है, तो उसमें क्या है, पानी का ड्रॉपलेट है ऊपर में, है ना, जो पार्टिकल की तरह एक्ट करता है। कैसे एक्ट करता है? पार्टिकल की तरह, पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड की तरह एक्ट करता है, डिस्पर्स्ड इन एयर, वो एयर में लटका होता है, सस्पेंडेड पार्टिकल की तरह। तो जब लाइट रे वहाँ से पास करती है तो वो जो है स्कैटर कर देता है उसको, क्या कर देता है, और उसकी वजह से आपका ये लाइट का एकदम जो है धुंधला धुंधला सा लाइट आपको नज़र आएगा चारों तरफ। हाँ। ये जो है टिंडल इफेक्ट है। क्या है? टिंडल इफेक्ट। तो वहाँ पर जो सॉलिड पार्टिकल है वो क्या है, वो है वाटर ड्रॉपलेट, मिस्ट का, है ना। जो फॉरेस्ट का जो डेंस फॉरेस्ट है उसका जो कैनोपी वाला पोर्शन है उसमें क्या होता है कि मिस्ट कंटेन टाइनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर का छोटा छोटा जो है ड्रॉपलेट होता है ना। तो उस ड्रॉपलेट से जब वो टकराता है तो लाइट रे जो है स्कैटर हो जाता है ना। और स्कैटर हो जाता है तब आपको लाइट जो रास्ता है उसका लाइट का पाथ आपको विजिबल नज़र आएगा। तो सब जगह आपको लाइट ही लाइट नज़र आएगा, ठीक है, राइट। तो वो जो है उसी को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। जब आप घने फॉरेस्ट में जाओगे तो वहाँ पे इस तरह का धुंधला धुंधला लाइट आपको नज़र आएगा, सीधा स्ट्रेट टिंडल इफेक्ट, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड पढ़ लेते हैं, उसको क्लोज करेंगे उसके बाद। नहीं कल क्यों भाई, वाई 3 मिनट हो जाएगा, इट विल बी देयर, ठीक है। ए कोलाइड इज ए हेट्रोजेनस मिक्सचर। पहला क्या हुआ, कोलाइड कैसा मिक्सचर है, हेट्रोजेनस है, इट इज़ नॉट ए होमोजेनस मिक्सचर। साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ ए कोलाइड इज टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन विद द नेकेड आई। खुली आंखों से आप कोलाइड के पार्टिकल को नहीं देख सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा जरूर होता है कि लाइट रे को स्कैटर कर दे, बिग इनफ टू स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट, यानी लाइट का पाथ जो है विजिबल होगा कोलाइड में, है ना। और ये भी सेटल डाउन नहीं होता, दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, दैट इज कोलाइड इज ए क्वाइट स्टेबल। इसको अगर हम छोड़ देंगे बहुत देर तक कोलाइड वाले को, जैसे मान लो कि दूध है या इंक है, तो ऐसा नहीं है कि इंक जाके नीचे बैठ जाएगा या दूध जाके नीचे बैठ जाएगा पानी में, इट डज नॉट सेटल। तो डज नॉट सेटल इसका मतलब है कि ये एक स्टेबल सॉल्यूशन है ना। ये सेटल नहीं करता है तो इसका मतलब क्या है, स्टेबल है। सस्पेंशन में क्या था, अनस्टेबल था, क्योंकि थोड़ा देर अगर आप छोड़ देते थे तो उसका चॉक पार्टिकल नीचे बैठ जाता, तो सस्पेंशन ख़त्म हो गया। इसमें कोलाइड ख़त्म नहीं होता है ना, ये बैठेगा नहीं, ठीक है। चौथा, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के द्वारा जो है हम दूध को पानी से अलग नहीं कर सकते, फिल्ट्रेशन के द्वारा हम इंक को पानी से अलग नहीं कर सकते, यानी कोलाइड सॉल्यूशन होगा तो उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। इसको सेपरेट करने का हमको अलग मेथड एडप्ट करना पड़ेगा। कौन सा, सेंट्रीफ्यूगल मेथड, सेंट्रीफ्यूगेशन बोलते हैं, है ना, जो घुमा के चर्निंग जो करते हैं दूध से वो मक्खन निकाल लेते हैं, कैसे, वहाँ भी वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस होता है। पढ़ेंगे हम लोग आगे जाके सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में। तो उसमें क्या होता है कि ज़्यादा जो डेंस वाला चीज़ है वो बाहर निकल जाता है और कम डेंस वाला एक तरफ चला जाता है। तो उस प्रोसेस से जैसे चर्निंग हम लोग कर सकते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन को हम सेपरेट कर सकते हैं। कैसे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस से, सिंपल फिल्टरिंग से वो नहीं होगा। गॉट इट, ये चीज़। ओके, सो समझ में आया प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड क्या क्या होता है। द कंपोनेंट्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन आर द डिस्पर्स्ड फेज एंड द डिस्पर्सन मीडियम। अब इसके जो कंपोनेंट हैं कोलाइडल सॉल्यूशन के, इसका अलग अलग नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम, ठीक है। तो जो सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट है उसको बोलते हैं डिस्पर्स्ड पार्टिकल, ठीक है, इन ए कोलाइड फॉर्म द डिस्पर्स्ड फेज। तो जो सॉल्यूट है ना वो डिस्पर्स्ड फेज बनाएगा, ठीक है, जो सॉल्यूट है वो डिस्पर्स्ड फेज बनाएगा और जो सॉल्वेंट है वो डिस्पर्सिंग मीडियम होगा। तो कोलाइडल सॉल्यूशन में डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम हम लोग इसका नाम देते हैं, ठीक है।
कोलाइड्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द स्टेट, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसके हिसाब से हम लोग डिस्पर्सिंग मीडियम और डिस्पर्स फेज की बात करेंगे। जस्ट लुक एट द टेबल गिवन हियर इन पेज नंबर 18। ओके, कॉमन एग्जांपल ऑफ कोलाइड्स। ये कोलाइड्स के बारे में जो हमने बताया उसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, वो आप देखिए। अब हमने बताया ना कोलाइड्स में जो सॉल्यूट होता है ना, उस सॉल्यूट को बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज। क्या बोलते हैं? डिस्पर्स्ड फेज। और जिसमें वो घुला होता है उसको बोलते हैं डिस्पर्सिंग मीडियम, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे कोलाइड्स के कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं इस टेबल में, यू जस्ट लुक एट इट। इसमें डिस्पर्स्ड फेज क्या है, डिस्पर्सिंग मीडियम क्या है, टाइप क्या हुआ और एग्जांपल दिया हुआ है ना। जैसे ये है एरोसोल टाइप का जो है, इसमें लिक्विड है, डिस्पर्स्ड फेज है ना, और डिस्पर्सिंग मीडियम क्या है, गैस है। यानी सॉल्यूट क्या है, लिक्विड है उसमें, और सॉल्वेंट क्या हो गया, गैस। एक तरह से ये समझो। तो सॉल्यूट लिक्विड कैसे हुआ, जैसे फॉग है या क्लाउड है ना। फॉग और क्लाउड ये सब जो है मिक्सचर है, एक तरह से समझ लो आप लोग, कोलाइड है, कोलाइडल मिक्सचर है, समझ रहे हैं? हाँ, तो ये हुआ लिक्विड। ऐसा ये जो कोलाइडल मिक्सचर है इसमें जो है डिस्पर्स्ड फेज हो गया लिक्विड, और डिस्पर्सिंग मीडियम क्या हो गया, गैस। ठीक है ना, ठीक है। अब जैसे स्मोक है या ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट है, ये भी कोलाइडल मिक्सचर है इसमें, है ना। तो इसमें क्या क्या चीज़ का मिक्सचर है, सॉलिड है, डिस्पर्स्ड फेज मतलब सॉल्यूट हो गया सॉलिड, है ना, और डिस्पर्सिंग गैस क्या हो गया। सो वी हैव बीन डिस्कसिंग। तो ये इसमें एग्जांपल दिया हुआ है ना। तो जो सॉल्यूट है उसको बोलेंगे डिस्पर्स्ड फेज, और जो सॉल्वेंट है उसको बोलेंगे डिस्पर्सिंग मीडियम, है ना। जैसे मिल्क के केस में, है ना, मिल्क के केस में जो है यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो डिस्पर्स्ड फेज है वो क्या है, लिक्विड है मिल्क के केस में, क्योंकि मिल्क भी लिक्विड है और जो वाटर है सॉल्वेंट वो भी लिक्विड है, तो लिक्विड लिक्विड हुआ, है ना। इसको इमल्सन कहेंगे। क्या कहेंगे, इमल्सन। फेस क्रीम में भी वही बात है, ठीक है। उसी तरह से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है या मड है, मड भी कोलाइडल सॉल्यूशन है, लेकिन ये कैसा सॉल्यूशन है, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। एक तरह से सॉलिड हो गया, हाँ, तो और क्या, हाँ यही होता है, सॉलिड हो गया, ये डिस्पर्स्ड फेज उसको बोलेंगे, और लिक्विड को डिस्पर्सिंग मीडियम हो गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि मड में पानी होता है और कीचड़ होते हैं, है ना। तो इस तरह से वेरियस एग्जाम्पल इसमें दिए हुए, है ना। टूथपेस्ट क्या हुआ है, क्या टूथपेस्ट, टूथपेस्ट कौन सा सब्सटेंस है, टूथपेस्ट कोलाइडल सॉल्यूशन है या नहीं है, हाँ, ये भी तो बताओ। शेविंग क्रीम है तो गैस लिक्विड हुआ, टूथपेस्ट का आई डोंट थिंक इट इज ए कोलाइडल सॉल्यूशन और समथिंग। व्हाई, कोलाइडल सॉल्यूशन क्यों होगा भाई, वो सॉल्यूशन है या नहीं है ये पहले पता करो ना। टूथपेस्ट में क्या क्या कंपोनेंट होता है ये पता करो, तो सॉल्यूशन है या नहीं है ये भी तो पता करना पड़ेगा। उसके सॉलिड और लिक्विड दोनों होता है, किसी भी लिक्विड। अब ये मेरे को पता नहीं है क्या कंपोजिशन होता है उसमें, है ना, उसमें क्या डाला रहता है ये देखना पड़ेगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड करेंगे। तो जो हमारे पास जो ये सॉल्यूशन का टाइप है ना, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, ये जो पढ़ रहे थे सस्पेंशन पढ़ रहे थे, सॉल्यूशन पढ़ रहे थे, और कोलाइडल एक तरह से ये मिक्सचर है ना। तो टूथपेस्ट मिक्सचर है कि नहीं है ये हमें क्या पता, उसमें क्या क्या कंपोनेंट है उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे, है ना। लेकिन ये सब चीज़ के बारे में पता है। जैसे शेविंग क्रीम है, तो शेविंग क्रीम में क्या क्या होता है, गैस जो है डिस्पर्स्ड मीडियम है, ठीक है, और लिक्विड जो है डिस्पर्सिंग मीडियम है। डिस्पर्स्ड फेज का मतलब समझ लो कि सॉल्यूट, और डिस्पर्सिंग मीडियम का मतलब उसमें जो सॉल्वेंट है ना। उसके बाद हम लोग अब डिस्कस करेंगे टुडे फिजिकल, टुडे क्या मतलब ऑलरेडी वी आर कंटिन्यूइंग देयर, राइट। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस क्या होता है ना। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस क्या होता है। तो कह रहा है कि इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव लर्नड अबाउट ए फ्यू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इससे पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था मैटर के फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है। द प्रॉपर्टीज दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड एंड स्पेसिफाइड, यानी ऐसे प्रॉपर्टीज जिसको आप देख सकते हो या जिसको स्पेसिफाई कर सकते हो। जैसे कलर है, किसी ऑब्जेक्ट का कलर जो है यू कैन सी इट, और आप बता सकते हो कौन सा कलर है, नहीं है,
या फिर कोई ऑब्जेक्ट हार्ड है या सॉफ्ट है ना, उसके अंदर रिजिडिटी है या फ्लूइडिटी है। तो ये सारे जो प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको आप ऑब्जर्व कर सकते हो, है ना, या स्पेसिफाई कर सकते हो, उस तरह के प्रॉपर्टीज़ को फिजिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टी। यानी जिसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जैसे हार्डनेस हुआ, कलर हुआ, रिजिडिटी हुआ, या फिर जो डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, है ना, ये भी जो है, जो फिजिकल चेंज है वो भी आपको फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर ही है ना। अब यहाँ पे कह रहा है कि द इंटर कन्वर्सन ऑफ ए स्टेट इज ए फिजिकल चेंज, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब बदलता है, सॉलिड से लिक्विड होता है, लिक्विड से गैस होता है, तो ये जो चेंज है इसको हम बोलेंगे फिजिकल चेंज। क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसमें जो है कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होता, यानी सब्सटेंस का जो कंपोजिशन है वो सेम रहता है, और जो केमिकल नेचर है सब्सटेंस का वो भी चेंज नहीं करता। ठीक है, जो केमिकल नेचर है सब्सटेंस का वो भी चेंज नहीं करता। जैसे अगर हम आइस की बात करें, वाटर की बात करें, या वाटर वेपर की बात करें, तो आइस भी H2O है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के वाटर भी वही है। यानी केमिकल कंपोजिशन में क्या है कि 2 हिस्सा हाइड्रोजन, 1 हिस्सा ऑक्सीजन। चाहे वो वाटर वेपर है तो उसका भी केमिकल कंपोजिशन वही है, यानी इसका केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं करता। वाटर का मतलब H2O, इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम हैं और ऑक्सीजन के 1 एटम, ये मिल करके। तो वेपर जो होगा उसमें भी यही उसमें भी वही होगा। ठीक है, वेपर में भी वही होगा, वाटर में भी वही होगा, और आइस जो है उसमें भी वही होगा। तो इनका केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं करता। इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो इंटर कन्वर्सन होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो वो भी फिजिकल चेंज है। ठीक है, क्यों फिजिकल चेंज है? क्योंकि इसमें जो चेंज होता है वो बिना कंपोजिशन में चेंज हुए होता है। नहीं, इनका कंपोजिशन नहीं बदलता, कंपोजिशन वही रहता है सब्सटेंस का। लेकिन कुछ ऐसे सब चेंजेस हैं जिसमें एक नया प्रोडक्ट बन जाता है चेंज के बाद, है ना, और उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज कर जाता है, तो उस केस में उसको बोलेंगे केमिकल चेंज। क्या बोलेंगे? केमिकल चेंज। हाँ, जैसे मान लो आप कोई चीज़ को जला रहे हो, बर्न कर रहे हो, है ना, बर्न कर, जैसे लकड़ी को आपने जलाया, तो लकड़ी जलने के बाद क्या बन गया? ऐश बन गया, है ना। तो जो सब्सटेंस जलने के बाद बना वो अलग तरह का सब्सटेंस था, उसके कंपोजिशन अलग थे, है ना। तो इसीलिए वो जो चेंज हुआ वो केमिकल चेंज हुआ। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे कह रहे हैं, हम एग्जांपल दे रहा है कि बोथ वाटर एंड कुकिंग ऑयल आर लिक्विड, पानी भी और कुकिंग ऑयल भी वो लिक्विड है ना। दोनों लिक्विड है, वाटर भी लिक्विड है और ऑयल भी लिक्विड है, लेकिन उनका जो केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है दोनों का डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना, किस किस का? वाटर और कुकिंग ऑयल, है ना, उनका जो ऑर्डर है, स्मेल है, उसमें भी अंतर है, इन्फ्लेमेशन है उसमें भी अंतर है। हम लोग को पता है कि ऑयल बर्न्स इन एयर वेयर एज वाटर एक्सटिंग्विशेज फायर। अगर हवा में आप ये ऑयल में अगर मान लो जो है सो आग लगा दो तो जलेगा, लेकिन वाटर उल्टा काम करता है। वाटर क्या करता है? आग को बुझा देता है। तो दोनों लिक्विड है, लेकिन दोनों के केमिकल प्रॉपर्टी में अंतर है ना। जैसे ऑयल बिहेव करता है वैसे वाटर बिहेव नहीं करता। अच्छा। वाटर जो है एक्सटिंग्विश कर देता है फायर को, और फायर में अगर ऑयल डालोगे तो और ज़्यादा उसका फायर बढ़ जाएगा, है ना। तो केमिकली दोनों जो हैं सेम नहीं है, सेम सब्सटेंस नहीं है, लिक्विड हैं, फिजिकली वो लिक्विड हैं, दोनों लिक्विड हैं, लेकिन केमिकली उनका कंपोजिशन अलग अलग है ना। जैसे बर्निंग जो है, बर्निंग क्या है? इसको आप केमिकल चेंज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? केमिकल चेंज। क्योंकि इसमें बर्न होने के बाद एक नया सब्सटेंस बनता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वन सब्सटेंस रिएक्ट विथ अनदर टू अंडरगो ए चेंज इन केमिकल कंपोजिशन। बर्निंग में क्या होता है? एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके एक नया सब्सटेंस बनाता है। यानी जो पहले वाला सब्सटेंस था उसका कंपोजिशन बदल गया, है ना।
तो ये इसीलिए हम बर्निंग को क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज बोलते हैं। हाँ। केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज में अगर पहचान करना है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई आफ्टर चेंज जो नया सब्सटेंस बना है उसका कंपोजिशन सेम है पहले जैसा या नहीं है। अगर पहले जैसा ही है कंपोजिशन तब तो कहेंगे वो फिजिकल चेंज है। अगर एक नया सब्सटेंस बन गया तो उसको कहेंगे केमिकल चेंज। जैसे बर्निंग के केस में क्या होता है कि जलने के बाद एक नया सब्सटेंस बन जाता है ना। कोई बर्निंग का मतलब क्या हुआ, रिएक्शन बिटवीन टू सब्सटेंस है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो इंटर कन्वर्सन होता है स्टेट में तो वो जो है फिजिकल चेंज है, क्योंकि कोई नया सब्सटेंस वहाँ पे नहीं बनता है, ठीक है। हाँ तो केमिकल चेंज को ही केमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। हाँ, तो केमिकल रिएक्शन इज नथिंग बट ए केमिकल चेंज, है ना। केमिकल चेंज ब्रिंग्स चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड वी गेट ए न्यू सब्सटेंस। यानी जो मैटर है उसका केमिकल प्रॉपर्टी चेंज कर जाता है और हम लोग को एक नया सब्सटेंस प्राप्त होता है ना। कह रहा है ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ ए कैंडल बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज टेक प्लेस। जब किसी कैंडल को हम जलाते हैं, है ना, तो वहाँ फिजिकल चेंज भी होता है। जैसे कैंडल जलता है अगर मान लो तो जो सॉलिड है, कैंडल क्या है, सॉलिड है, जलने के बाद वो पिघल जाता है तो लिक्विड भी बन रहा है ना वो। तो वहाँ पर सॉलिड से लिक्विड बनना, पिघलना, वो क्या है, चेंज। वो कौन सा चेंज है, फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज, फिजिकल है। हाँ, लेकिन केमिकल चेंज भी हो रहा है क्या, क्योंकि बर्निंग भी हो रही है ना वहाँ पे। अच्छा, बर्निंग भी हो रही है, ठीक है। बर्निंग से उसको कुछ इफेक्ट थोड़ी पड़ रहा है, मतलब नहीं, बर्निंग वहाँ पे ऑक्सीजन के साथ भी तो रिएक्शन हो रहा है ना उसका, अच्छा। मून का, और एक नया सब्सटेंस बन रहा है ना, कुछ तो बन रहा है ना वहाँ पे, तो इसीलिए केमिकल चेंज भी है, ठीक है। तो वहाँ पर दोनों चीज़ होता है। जब आप कैंडल को जलाते हो तो दोनों चीज़ होता है, बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज, है ना। अब यहाँ पे कह रहा है कि जैसे क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, क्लासीफाई द फॉलोइंग केमिकल और फिजिकल चेंज। अब बताओ इसमें कौन केमिकल चेंज है और कौन फिजिकल चेंज है। तो पहला है कटिंग ऑफ ट्रीज, क्या होगा, तो केमिकल नहीं, फिजिकल है। फिजिकल है, काटने के बाद भी तो पेड़ पेड़ ही रहता है, यानी पेड़ के कंपोजिशन में पेड़ को तो जोड़ थोड़ी सकते हैं। अरे भाई वो पेड़ ही है ना, पेड़ को काटे वो पेड़ का हिस्सा पेड़ ही कहलाएगा ना वो। समझ गया, तुम नहीं समझे यार। समझ गया सर, मेरे को लगा जोड़ सकते हैं उसे। जोड़ सकने से क्या मतलब, हम क्या बात कर रहे हैं भाई, कंपोजिशन। अरे लकड़ी जिस चीज़ से बना है वो लकड़ी काटने के पहले भी वही चीज़ से बना था और काटने के बाद भी तो वही चीज़ है उसमें, तो उसका कंपोजिशन नहीं ना बदला। तो इसमें इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, ये कौन सा चेंज हुआ, कि फिजिकल। हाँ, कंपोजिशन जब बदल जाएगा, नया सब्सटेंस बनेगा, तब हम उसको कहेंगे केमिकल चेंज। बात समझ गए। ठीक है सर। बटर अगर पिघल जाता है, पैन में रखा हुआ है बटर पिघल गया, तो ये बटर का पिघलना फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है, फिजिकल है। फिजिकल है, क्योंकि पहले सॉलिड था, पिघल के लिक्विड हो गया, तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्सन हुआ है, कंपोजिशन तो चेंज नहीं किया, इसीलिए वो क्या है, फिजिकल चेंज। उस रस्टिंग ऑफ अलमीरा, ये क्या होगा भाई, ये तो सर मेरे को लग रहा है केमिकल चेंज। हाँ, लग नहीं रहा है, होगा ही, इसलिए कि अलमीरा में आयरन है, आयरन का रिएक्शन हो रहा है ऑक्सीजन के साथ, उसको बोलते हैं रस्टिंग प्रोसेस, और नया कंपाउंड बन रहा है आयरन ऑक्साइड। क्या बन रहा है, आयरन ऑक्साइड, और उसमें आयरन ऑक्साइड प्लस थोड़ा वाटर का एलिमेंट भी है, तो वो प्रोसेस जो है दैट इज कॉल्ड रस्टिंग। तो रस्टिंग में आपको नया सब्सटेंस बन रहा है, तो केमिकल चेंज है वो, बात समझ रहे हो। बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टेम, ये क्या है, ये केमिकल, फिजिकल है, फिजिकल। यार तुम कंफ्यूज क्यों हो, फिजिकल है क्या, बॉइलिंग ऑफ वाटर, हाँ, वाटर बनने के बाद स्टेम बना, तो स्टेम क्या है, स्टेम का कंपोजिशन तो चेंज नहीं किया ना, स्टेम तो वही है ना भाई, फिजिकल है ना, तो फिजिकल है, बोलो तो फिजिकल ही तो कह रहा मैं यार, कभी केमिकल बोलते हो, कभी गलती से निकल गया मुंह से, गलती से निकल गया है, ठीक है। उसके बाद है पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वाटर एंड द वाटर ब्रेकिंग डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस। अगर मान लो हम वाटर के थ्रू जो है करंट पास करते हैं, अच्छा, और वाटर टूट जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बदल जाता है,
तो क्या है ये कौन सा चेंज हुआ? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बदल गया वाटर। तो इसमें एंड प्रोडक्ट क्या हुआ? एंड प्रोडक्ट अलग अलग है ना। वाटर का कंपोजिशन जो है उसको ब्रेक किया हमने वाटर को इलेक्ट्रिसिटी पास करके, ठीक है, तो नया सब्सटेंस बन रहा है ना भाई, तो केमिकल चेंज ही होगा, है ना। कॉमन सॉल्ट को अगर आप वाटर में मिलाते हैं, डिजॉल्विंग कॉमन सॉल्ट इन वाटर, तो क्या है? कॉमन सॉल्ट को वाटर में मिलाएंगे तो उसका वो चेंज हो जाएगा केमिकल। क्यों? जो भी है क्यों सर? सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, फिर सोडियम क्लोराइड का गया तो ठीक है, सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम क्लोराइड पहले भी तो था वो सॉल्ट। कैसे? अच्छा वाटर किसकी बात करें? वाटर, सॉल्यूशन। हाँ, वाटर में अगर आप मिला दोगे सॉल्ट को तो क्या कौन? अच्छा ये तो ये केमिकल चेंज कैसे केमिकल चेंज होगा यार? सर आपने मिलाया तो उसके अंदर वाटर के पार्टिकल्स के अंदर वो NS वो भी आया तो उसका मतलब वो कंपोजिशन जो है चेंज कर गया क्या? केमिकल कॉम्पोजिशन क्या होता है कि मतलब वही जो H2O है पहले आपने वाटर लिया था, है ना, पहले क्या था? वाटर। आपने जो है कॉमन सॉल्ट को जो है वाटर में मिलाया, तो वहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है क्या? कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है। रिएक्शन तो नहीं हो रहा है। तो फिर कैसे हुआ ये, है ना? इसको सर्च करके बताना मुझे, ठीक है? क्या करके? खोज के बताना एक्चुअली क्या है ये, तो फाइंड आउट करके। ये आपको सोचने के लिए दिया मैंने ये क्वेश्चन, यू थिंक अबाउट इट देन आंसर, है ना। कह रहा है मेकिंग ए फ्रूट सलाद विथ रॉ फ्रूट, ये क्या है? ये इसमें केमिकल चेंज हो रहा है? फ्रूट सलाद बनाया तुमने तो पहले भी फ्रूट ही था, बाद में उसको काट दिया, काट के मिला दिया, तो बाद में भी तो फ्रूट ही है ना, तो कौन सा चेंज है? ये तो फिर फिजिकल चेंज है। हाँ, ये फिजिकल चेंज है, ठीक है। तो पहले हमने पढ़ा था कि जिसको पता नहीं कहीं तो पढ़ा था मैंने, जिसको जोड़ ना सको वो हो गया केमिकल चेंज। अरे ऐसी बात है। सर पेपर को अगर हमने जलाया तो केमिकल चेंज है ऑफ कोर्स, और फाड़ा तो फिजिकल, हाँ ठीक सर है। ग्लास है, ग्लास को हमने तोड़ दिया, हाँ कप है, ग्लास मैंने कल हाँ। फेंक दिया, तोड़ दिया, ठीक है, तो ये कौन सा चेंज? कंपोजिशन चेंज नहीं किया ना उसका, फिजिकल ही है, ओह, ठीक है। कह रहा है ट्राई से, हाँ, बर्निंग ऑफ पेपर एंड वुड, ये क्या है? बर्निंग ऑफ पेपर तो केमिकल, हाँ, बर्निंग ऑफ वुड, वो भी केमिकल। हाँ, क्योंकि नया सब्सटेंस बन रहा है ना। अब हम लोग आते हैं, ये क्वेश्चन कह रहा है कि ट्राई सेग्रीगेटिंग द थिंग्स अराउंड यू एज प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। आपके चारों तरफ जो सब्सटेंसेज हैं उसमें आप सेग्रीगेट कीजिए, कौन प्योर है और कौन मिक्सचर है ना। ये आपको, तो प्योर का क्या डेफिनेशन बताया था ना, प्योर का जो एक एक एलिमेंट से बना हो, एक ही सब। हाँ हाँ, ठीक है। अब आते हैं, ये जो प्योर सब्सटेंसेज हैं उनके कितने टाइप हैं? प्योर सब्सटेंसेज उसके भी टाइप हैं, एलिमेंट्स, कंपाउंड, ये सब टाइप हैं प्योर सब्सटेंसेज, है ना। कह रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल कंपोजिशन, ये जो प्योर सब्सटेंस है उसका क्या केमिकल कंपोजिशन है, उसके अकॉर्डिंगली हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं एलिमेंट में या कंपाउंड में, है ना। और बेसिकली प्योर सब्सटेंस का डेफिनेशन यही पढ़ा था कि एक ही टाइप का जो है सब्सटेंस उसमें हो, ये ना। अब ये तो हमने नहीं पढ़ा था उस सब्सटेंस के अंदर एलिमेंट है या कंपाउंड है, ये नहीं पढ़ा था हमने। एक ही टाइप का हो तो उसको हम बोलेंगे कि भाई प्योर है ना। अगर चीनी हमने लिया तो खाली चीनी ही है ना उसमें, चीनी का ही पार्टिकल है ना, तो उसको हमने कह दिया प्योर है कि नहीं। पानी है तो पानी प्योर है, पानी है तो पानी का ही है उसमें, है ना। लेकिन अगर आप दूध लेते हो तो दूध क्या है? दूध में भी दूध मिक्सचर हो गया। दूध कैसे प्योर हो गया? दूध में भी दूध ही होता है। अरे भैया दूध जो है उसमें फैट भी होता है ना, अच्छा। पानी भी है, तो मिक्सचर है ना वो। एक ही तरह का चीज़ कहाँ है उसमें यार? तुमको पहले इतना पढ़ा है, सब भूल गए तुम? नहीं से समझ गया मैं, समझ गए। मिक्सचर और उसमें बताए थे कि नहीं प्योर सब्सटेंस में क्या बताए होता है? थे। घी जो है, घी क्या है? प्योर सब्सटेंस है मिक्सचर है? बता। सर घी, हाँ, घी के अंदर वो बहुत कुछ होता है, तो ये एक मिक्सचर है। बहुत कुछ, मतलब वही बात हम करें, एक टाइप का सब्सटेंस रहेगा तो फिर वो प्योर है। अब उसको हम, अब जैसे नमक है तो नमक में ये कहोगे सर सोडियम है, क्लोरीन है, वो चीज़ नहीं है। सोडियम क्लोरीन नहीं है, सोडियम क्लोराइड ही है ना वो। तो नमक जो है प्योर हुआ, बात समझे। तो जिसको केमिकली सेपरेट करने की जरूरत नहीं पड़ी, फिजिकली जो है वो एक तरह का आइटम अगर है तो उसको बोलेंगे प्योर, है ना।
तो इस प्योर सब्सटेंस में भी हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं एलिमेंट में और कंपाउंड में। एलिमेंट किसको बोलेंगे, कंपाउंड किसको बोलेंगे, है ना। ये समझिए पहले एलिमेंट क्या होता है। कहता है रॉबर्ट बॉयल वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज़ द टर्म एलिमेंट इन 1661। रॉबर्ट बॉयल जो है वो पहला साइंटिस्ट था जिसने इस एलिमेंट टर्म का इस्तेमाल किया, है ना। एंटोनी लॉरेंट लेबोजियर ए फ्रेंच साइंटिस्ट वाज द फर्स्ट टू एस्टैब्लिश एन एक्सपेरिमेंटली यूजफुल डेफिनेशन ऑफ एन एलिमेंट। सबसे पहले एंटोनी लेबोजियर नाम का एक साइंटिस्ट था, फ्रेंच केमिस्ट था, जिसने प्रायोगिक रूप से एक्सपेरिमेंटली एलिमेंट का डेफिनेशन दिया। क्या डेफिनेशन दिया? He defined an element as a basic form of matter that cannot be broken down into simpler substances by chemical reaction, है ना। उसने डिफाइन किया एलिमेंट को क्या बोला कि एलिमेंट जो है बेसिक फॉर्म है मैटर का, ऐसा बेसिक फॉर्म है जिसको उससे ज़्यादा सिंपल सब्सटेंस में डिवाइड नहीं किया जा सकता है केमिकल रिएक्शन के द्वारा, है ना, उससे ज़्यादा। जैसे अगर हम सोडियम को कहते हैं सोडियम एलिमेंट है अगर, है ना, या कॉपर एलिमेंट है, तो एलिमेंट का मतलब ये हो गया कि भैया कॉपर को फर्दर जो है हम और ज़्यादा सिंपल नहीं कर सकते, ठीक है। कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, इसको तोड़ के सिंपल, इससे ज़्यादा सिंपल नहीं किया जा सकता। तो उसको हम बोलेंगे कोई भी केमिकल रिएक्शन करा करके कॉपर वहाँ रहेगा, कॉपर ही रहेगा, तो कॉपर एलिमेंट हुआ। यानी इट कैन नॉट बी सिंपल, क्या कहते हैं, कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेज बाय केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। केमिकल रिएक्शन करा करके उसको और ज़्यादा सिंपल हम नहीं कर सकते। कॉपर है तो कॉपर ही रहेगा, सोडियम है तो सोडियम ही रहेगा, क्लोरीन है तो क्लोरीन ही रहेगा, तो उसको हम बोलेंगे एलिमेंट। क्या बोलेंगे? एलिमेंट। समझ गया? तो एलिमेंट कैन बी नॉर्मली डिवाइडेड इनटू मेटल, नॉन मेटल एंड मेटालॉइड्स। और ये जो एलिमेंट है इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। कुछ एलिमेंट मेटल होते हैं, कुछ एलिमेंट नॉन मेटल होते हैं, और कुछ मेटालॉइड्स होते हैं। मेटल भी एलिमेंट है, नॉन मेटल भी एलिमेंट है, मेटालॉइड भी एलिमेंट ही है, ठीक है। बात समझ गए? यानी एलिमेंट जो है क्या हुआ, प्योर सब्सटेंस का टाइप है। प्योर सब्सटेंस एलिमेंट भी हो सकता है, प्योर सब्सटेंस कंपाउंड भी हो सकता है। जैसे नमक की बात हम कर रहे हैं, नमक क्या कंपाउंड है ना, सोडियम क्लोराइड है ना, बट वो प्योर सब्सटेंस है। बात समझा? हैं? जैसे शुगर है, चीनी है, क्या है वो भी कंपाउंड है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का कंपाउंड है वो, है ना, लेकिन वो प्योर सब्सटेंस। अभी भी इसको समझ में नहीं आया, कंफ्यूज है ये? नहीं आया ना समझ? समझ गया। क्या क्या समझा बताओ? जैसे चीनी है, हाँ, तो एक प्योर सब्सटेंस है, हाँ, और चीनी कंपाउंड है, हाँ, कंपाउंड है, एलिमेंट नहीं है वो चीनी, एलिमेंट नहीं है क्योंकि इसमें बहुत सारे एलिमेंट हैं, इसलिए कंपाउंड, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है, और उस एलिमेंट में मेटल हो सकते हैं, नॉन मेटल हो सकते हैं, और मेटालॉइड हो सकते हैं। गॉट इट? यस सर। हाँ, अब मेटल की क्या प्रॉपर्टी है? तो कह रहा है कि मेटल जो है लस्ट्रस होता है। क्या होता है? लस्ट्रस, यानी चमकता है, वो दे हैव ए लस्ट्र, है ना। और मेटल का जो कलर होता है वो ज़्यादातर क्या होता है, सिल्वरी ग्रे या गोल्डन येलो, कुछ इस तरह का कलर होता है ना। तीसरा कि मेटल कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी मेटल से होकर के हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है। सर मेटल आवाज़ भी अच्छा करता है, हाँ, आएंगे उस पर। मेटल आर सोनरस, मतलब साउंड निकलता है उससे, खट खट खट, है ना। अगर हम लोग वो इसको बजाएं, हाँ, तो उसमें से अच्छा आवाज़ नहीं आएगा। मेटल को बजाएं। अरे यार सुनो तो सही यार, तुम बोले जा रहे हो, पहले मेरी बात तो सुनो, मैं तो बस डिस्कस ही कर रहा हूँ मेटल की पूरी। कह रहा है मेटल आर डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब है कि उससे वायर निकाला जा सकता है। तुमको पता है कि 1 ग्राम गोल्ड से कितना किलोमीटर वायर निकाला जा सकता है? 2 किलोमीटर। हाँ, मालूम है ना। तो वो जो प्रॉपर्टी है उसको बोलते हैं डक्टिलिटी। क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी। तो डक्टाइल है ना। उसी तरह से मेटल जो होते हैं मैलिएबल होते हैं, मतलब उनको ठोक के जो है ना, दे कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स,
पतला सीट बनाया जा सकता है, जैसे एल्युमिनियम का सीट बनता है कि नहीं बनता है, तो मेलिएबल है, उसको बोलते हैं मेलिएबिलिटी, है ना। उसी तरह से अभी तुम साउंड की बात कर रहे थे, तो दे आर सोनोरस, मेक ए रिंगिंग साउंड व्हेन हीटेड, है ना। एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स आर गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटेशियम एट्सेट्रा, है ना, ये सारे मेटल हैं। मरकरी भी मेटल है, लेकिन मरकरी इज द ओनली मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। नॉर्मली मेटल्स आर सॉलिड। नॉर्मली मेटल क्या होता है, सॉलिड होता है। एक मरकरी ही ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर क्या है, वो लिक्विड है। क्या है, लिक्विड। अरे थर्मोमीटर में जो होता है, देखा है तुमने, सिल्वर टाइप का चमकता रहता है, थर्मोमीटर देखा है कि नहीं? मरकरी होता है उसके अंदर, हैं, मरकरी। हाँ, तो मरकरी क्या है, लिक्विड है। तुमने देखा भी नहीं है? हाँ सर, देखा है सर, देखा है, देखा है, ओके, ठीक है। हाँ। तो मरकरी जो है इज द ओनली मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है, ठीक है, बात समझ में आया? तो एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स दिया हुआ है, गोल्ड दिया हुआ है, सिल्वर है, कॉपर है, आयरन है, सोडियम है, पोटेशियम है, ये सारे मेटल के एग्जाम्पल हैं, है ना। नॉन मेटल क्या होता है? नॉन मेटल जो है एजुअली शो सम ऑफ और ऑल द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। क्या क्या चीज़ होता है उसमें? उनका अलग अलग कलर होता है, दे डिस्प्ले वैरायटी ऑफ कलर, और दे आर नॉट द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर नहीं है, दे आर पुअर कंडक्टर, है ना। वो लस्टरस नहीं है, सोनोरस नहीं है, मेलिएबल नहीं है, यानी जो मेटल की प्रॉपर्टी है वो उनमें नहीं है। नॉन मेटल का एग्जांपल क्या है? जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, आयोडीन है, कार्बन है, ब्रोमीन है, ये सब क्या है? नॉन मेटल है। अभी जो है हमारे पास कितना एलिमेंट हम लोग जानते हैं आज के डेट में, यहाँ पर दिया हुआ आपके बुक में। अब ये बुक पुराना है कि पता नहीं, अब तो 100 से ज़्यादा एलिमेंट हैं हम लोगों के पास, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स नोन एट प्रेजेंट आर मोर देन 100, ये भी बता रहा है 100 से ज़्यादा, है ना। ठीक है। जिसमें 92 एलिमेंट्स आर नेचुरली अकरिंग। 92 को एलिमेंट ऐसे हैं जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, नेचुरली अकरिंग, और बाकी जो है आदमी के द्वारा बनाया गया है, एंड द रेस्ट आर मैन मेड, है ना। कह रहा है कि ज़्यादातर एलिमेंट जो है वो सॉलिड हैं। क्या है? सॉलिड एलिमेंट जो है ये कितने एलिमेंट हैं? 100 से ज़्यादा हैं। उसमें 92 जो है नेचर में मिलते हैं, बाकी आर्टिफिशियली मैन ने बनाया है। उसमें ज़्यादातर एलिमेंट जो हैं सॉलिड हैं। क्या हैं? सॉलिड हैं ज़्यादातर। अच्छा। 11 एलिमेंट्स आर इन द गैसियस स्टेट, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सब क्या है? गैस है एट द रूम टेम्परेचर, ठीक है। और 2 एलिमेंट आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। कौन कौन? एक तो मरकरी बताया हमने, और दूसरा कौन है? ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है वो भी मेटल है। क्या है? मेटल है कि नॉन मेटल है? ब्रोमीन मेटल है ना? है मेटल। ब्रोमीन मेटल है, पक्का। ठीक है, ब्रोमीन इज ए मेटल, लेकिन वो लिक्विड है भैया, लिक्विड है, सॉलिड नहीं है, लिक्विड है ना। मरकरी भी जो है लिक्विड है ना। वो भी हाथ में कभी आता ही नहीं है मरकरी। हाँ। एलिमेंट्स गैलियम, सीजियम बिकम लिक्विड एट द टेम्परेचर स्लाइटली अबव रूम टेम्परेचर। अच्छा, कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ज़्यादा करोगे टेम्परेचर तो लिक्विड बन जाएंगे। थोड़ा सा। रूम टेम्परेचर कितना होता है मालूम है ना? कितना डिग्री सी? 37 डिग्री सी। यार तुमको यही नहीं पता रूम टेम्परेचर कितना होता है? 30 डिग्री में को सोचा था, बट 30 डिग्री गर्मी में बढ़ जाता है सर। 30 रूम टेम्परेचर की हम बात करें, बढ़ जाता है घट जाता है छोड़ो तुम। तो रूम में टेम्परेचर बढ़ जाता है, और फिर रूम में जो टेम्परेचर होता है वही रूम टेम्परेचर होता है। रूम टेम्परेचर का मतलब है कि नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है जिस पे आदमी सर्वाइव करता है। जैसे आपका बुखार अगर 37 डिग्री सी है तो बोलेगा नॉर्मल है भाई, द रूम टेम्परेचर। उससे ज़्यादा हो गया तो बोलेगा बुखार हो गया, है ना। कम हो गया तो रूम टेम्परेचर का मतलब ये नहीं कि कम हो गया तो क्या बोलेगा? कम बोला तो वो भी अब नॉर्मल चीज़ है ना। अच्छा, ठीक है।
तो रूम टेम्परेचर का मतलब ये नहीं कि रूम का टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर का मतलब जो नॉर्मल टेम्परेचर, यही सोच रहा हूँ। नॉर्मल टेम्परेचर जो है वो कितना है 37 डिग्री सी, कितना है 37 डिग्री सेल्सियस। तुम क्या यार, तुम वहाँ फिजिक्स वाला कहाँ पढ़ते हो यार तुम? सर देखिए फिजिक्स वाला से मेरे को पता था सोनोरस लस्ट्रस। कुछ पता नहीं चलेगा तुमको, बेसिक चीज़ यहाँ सीखो पहले भाई। हाँ पहले हमारे पास जानकारी लोगे तब फिजिक्स वाला काम करेगा, बाकी कहीं कुछ काम नहीं होने वाला। बेसिक सीखेंगे ही नहीं, हवाई जहाज में उड़ने लगेंगे उससे काम थोड़ी हो जाएगा यार। पहले ज़मीन पर चलना तो सीखो, फिर हवाई जहाज में उड़ेंगे। तो ये फिजिक्स वाला फलना वाला चिलना वाला सब कहानी बनाता है, पहले बेसिक सीखिए ना भाई, उसके बाद आप फिजिक्स वाला का प्रॉब्लम बनाओ, न्यूमेरिकल उठाओ बनाओ, ठीक है। बात समझ गया है? ये एलिमेंट के बारे में जानकारी। तो एलिमेंट का मतलब ये है कि ऐसा सब्सटेंस जिसको फर्दर सिंपल और सिंपलर सब्सटेंस में नहीं तोड़ा जा सकता है बिना केमिकल रिएक्शन के द्वारा, तो उसको हम कहेंगे एलिमेंट, ठीक है। और ये एलिमेंट और कंपाउंड ये दोनों क्या हैं? दोनों प्योर सब्सटेंस के टाइप हैं। क्या है? प्योर सब्सटेंस के टाइप। हाँ। अब आते हैं हम लोग कंपाउंड पे। कंपाउंड क्या होता है ना? कह रहा है कंपाउंड इज ए सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट। कंपाउंड एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट होते हैं, वो केमिकली कंबाइंड विथ वन अनदर इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन। और ये एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट जो है एक दूसरे से कंबाइन करके केमिकली, ये कंबाइन केमिकली बराबर अनुपात में जो है, बराबर अनुपात नहीं फिक्स्ड प्रोपोर्शन होगा जो भी है। जैसे वाटर है, वाटर इज ए कंपाउंड, वाई बिकॉज इट हैज़ गॉट 2 एलिमेंट्स इन इट, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और दोनों का रेशियो जो है वो फिक्स्ड है कि हाइड्रोजन 2 होगा, ऑक्सीजन 1 होगा। तो देयर रेशियो इज व्हाट 2:1, 2:1, दैट इज़ द फिक्स्ड रेशियो। तो अगर फिक्स्ड रेशियो में एलिमेंट कंबाइन करे केमिकली, है ना, तो उसको बोलेंगे कंपाउंड। क्या बोलेंगे? कंपाउंड। हाँ। कह रहा है व्हाट डू वी गेट व्हेन 2 और मोर एलिमेंट आर कंबाइंड। अगर 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट कंबाइन करता है तो क्या प्राप्त होता है? कंपाउंड प्राप्त होगा या मिक्सचर प्राप्त होगा, क्या होगा? ठीक है, क्या है 2 से ज़्यादा? 2 से ज़्यादा एलिमेंट अगर कंबाइन करे तो कंपाउंड। तो केमिकली कंपाउंड कंबाइन करेगा तब ना कंपाउंड। वैसे अगर मान लो वैसे ही मिलता है तो मिक्सचर भी हो सकता है। अच्छा। हाँ। अब यहाँ पे कह रहा है कि एक्टिविटी, क्या एक्टिविटी है भाई? डिवाइड द ग्लास इनटू 3 ग्रुप, गिव 5 ग्राम ऑफ आयरन फिलिंग एंड 3 ग्राम ऑफ सल्फर पाउडर इन ए चाइना डिश टू बोथ द ग्रुप। हैं क्या? कह रहा है डिवाइड द क्लास इनटू 2 ग्रुप। ओके। क्लास को 2 ग्रुप में बांट दो और उनको दो 5 ग्राम आयरन का जो है फिलिंग है, आयरन का जो छोटा छोटा टुकड़ा है वो उसको होता है आयरन फिलिंग, है ना। और 3 ग्राम सल्फर पाउडर दो, एक चाइना डिश में लेकर के आप दो, है ना। ग्रुप 1 को बोलो कि मिक्स एंड क्रश आयरन फिलिंग एंड सल्फर पाउडर। कह रहा है भाई मिलाओ, आयरन फिलिंग को सल्फर पाउडर से मिलाओ, ठीक है। ग्रुप 2 को बोलो कि मिक्स एंड क्रश आयरन फिलिंग एंड सल्फर पाउडर, ठीक है। हीट दिस मिक्सचर स्ट्रांगली टिल रेड हॉट, मिला दिया फिर उसको गर्म कर रहे हैं उस मिक्सचर को, ठीक है। रिमूव फ्रॉम फ्लेम एंड लेट द मिक्सचर कूल। उसके बाद गर्म करने के बाद उसको वहाँ फ्लेम से उतारो और उस मिक्सचर को ठंडा होने दो। अच्छा, ठीक है। अब कह रहा है कि ग्रुप 1 एंड 2 दोनों को क्या कर रहा है कि चेक फॉर द मैग्नेटिज्म इन द मटेरियल ऑब्टेन, ठीक है। कह रहा है कि अब पहला वाला में हमने कहा कि सिर्फ आयरन फिलिंग को जो है आप मिला दीजिए सल्फर पाउडर के साथ। दूसरे वाले को बोला हमने क्या कि भैया आयरन फिलिंग में सल्फर मिला करके फिर उसको गर्म भी करो और गर्म करके तब उतार के रखो। अब कह रहा है कि दोनों एक ग्रुप का आप चेक कीजिए कि मैग्नेटिज्म किस में है नहीं है ना। तो वहाँ पे मैग्नेट लेके आइए उस मटेरियल के बाद, है ना। और आप देखो कि क्या मैग्नेट वहाँ पर उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है कि नहीं अट्रैक्ट होता है, ठीक है। उसके बाद कंपेयर द टेक्सचर एंड कलर ऑफ द मटेरियल ऑब्टेन्ड बाय द ग्रुप्स। आपको ये भी देखना है कि दोनों ग्रुप में जो मटेरियल प्राप्त हुआ उसका टेक्सचर क्या है, उसका कलर क्या है, ठीक है। फिर कह रहा है ऐड कार्बन डाइसल्फाइड इन 1 पार्ट ऑफ द मटेरियल ऑब्टेन्ड, स्टीर वेल एंड फिल्टर, ठीक है। और दूसरे में कह रहा है कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, अदर पार्ट, ओके। परफॉर्म ऑल द अबव स्टेप विथ बोथ द एलिमेंट आयरन एंड सल्फर। अच्छा, अब कह रहा है कि डिड द मटेरियल ऑब्टेन्ड बाय द 2 ग्रुप लुक द सेम।
अब आपको पूछ रहा है कि भैया ये दोनों ग्रुप जो आपने इतना एक्टिविटी करने के बाद जो मटेरियल आप प्राप्त कर रहे हो क्या वो सेम है। अब ये पूछ रहा है कि विच ग्रुप है जो ऑब्टेन्ड मटेरियल से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किसमें आया, नहीं आया। और कह रहा है कि कैन वी सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ द मटेरियल ऑब्टेन्ड, जो मटेरियल बना है उसके कंपोनेंट को आप सेपरेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कह रहा है कि ऑन एडिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, डिड बोथ द ग्रुप ऑब्टेन ए गैस। ठीक है, ये सब एक्सपेरिमेंट करके देखना है क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। अच्छा, अब ये चीज़ जो कह रहा है ना इसमें, ये डिफाइन कर रहा है, ये चीज़ पता करने के लिए कि भैया मिक्सचर और कंपाउंड में क्या अंतर है, ये पता करोगे। अभी तो हमने कंपाउंड पढ़ा, कंपाउंड में हमने क्या कहा, कंपाउंड में ये पढ़ा कि कंपाउंड इज ए सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट। ठीक है, केमिकली कंबाइंड, 2 एलिमेंट अगर केमिकली कंपाउंड है तभी केमिकली कंबाइंड है तभी बोलेंगे उसको कंपाउंड, और अगर 2 एलिमेंट केमिकली कंबाइंड नहीं ऐसे मिला दिया तो उसको बोलेंगे मिक्सचर। अच्छा, ये अंतर है। तो यहाँ पर आपको टेबल दिया हुआ, उस टेबल से आप जो है इस चीज़ को पढ़ लो कि मिक्सचर और कंपाउंड में क्या अंतर है। उतना आपको डिटेल्स में जाना नहीं, यहीं पे पढ़ लो, है ना। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। तो पहला पॉइंट दिया हुआ है कि एलिमेंट्स और कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म ए मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म। मिक्सचर में क्या होता है कि जो एलिमेंट हैं या कंपाउंड भी हो सकता है, ये आपस में एक दूसरे से मिल जाते हैं लेकिन कोई नया कंपाउंड नहीं मिलता, है ना। तो उसको हम कहेंगे मिक्सचर, यानी एलिमेंट मिला, मिलने के बाद कोई नया कंपाउंड नहीं बना, या एलिमेंट और कंपाउंड मिला, ऐसा भी हो सकता है, एलिमेंट और कंपाउंड मिल जाए फिर भी कोई नया कंपाउंड नहीं बनता है, तो हम कहेंगे कि वो मिक्सचर है। अच्छा। जबकि कंपाउंड में क्या होता है कि एलिमेंट जो है रिएक्ट करेंगे आपस में और रिएक्ट करके एक नया कंपाउंड बनाएंगे, है ना, तब वो कंपाउंड होगा। जैसे सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड बनाया तो सोडियम क्लोराइड कंपाउंड हो गया, सोडियम क्लोराइड जो है मिक्सचर नहीं है ना। ठीक है, लेकिन कॉपर में अगर एल्युमिनियम मिलाओगे, वैसे ही मिक्सअप कर रहे हो तो क्या होगा, वो मिक्सचर हुआ, क्योंकि वैसे ही मिक्स कर रहे हो, कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है उनका। बात समझ रहे हो, कोई नया कंपाउंड नहीं बन रहा है। दूसरा बात क्या है, मिक्सचर हैज़ ए वेरिएबल कंपोजिशन। अब मिक्सचर का जो कंपोजिशन होता है उसमें अलग अलग मात्रा में रहता है जी, कोई ज़्यादा होगा कोई कम होगा, वेरिएबल कंपोजिशन होगा। लेकिन जो कंपाउंड बना है एलिमेंट मिल करके, उसमें जो कंपोजिशन होता है वो एक फिक्स्ड रेशियो, कुछ रेशियो होता है उसका। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके वाटर बना तो उसका रेशियो 2:1 है ना, तो कंपाउंड में एक फिक्स्ड रेशियो होता है ना। नया सब्सटेंस जो बनता है उसमें एक फिक्स्ड रेशियो होता है, लेकिन मिक्सचर में कोई ऐसा नहीं है। मिक्सचर में आप चीनी और बालू को मिला दीजिए, कुछ कहीं चीनी ज़्यादा कहीं बालू कम, ऐसा करके बन सकता है ना। तो ये ध्यान में रखना है कि कंपाउंड जब भी बनेगा तो उसका एक फिक्स्ड रेशियो होगा, उसमें जो एलिमेंट हैं उसका एक फिक्स्ड रेशियो होगा, समझे। और मिक्सचर में क्या कहता है, मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस। अब जिस चीज़ का मिक्सचर है उसमें जो जो सब्सटेंस है उन दोनों की प्रॉपर्टी उसमें मिलेगी। अब जैसे चीनी और नमक का मिक्सचर तूने बना दिया तो चीनी भी जैसा टेस्ट भी लगेगा, नमक जैसा भी लगेगा ना, दोनों प्रॉपर्टी आपको मिलेगा। लेकिन कंपाउंड अगर बन गया है तो एक अलग प्रॉपर्टी बन गई। जैसे हाइड्रोजन गैस है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर के बन गया लिक्विड, है ना। तो कंपाउंड में प्रॉपर्टी अलग हो जाती है नए सब्सटेंस की, लेकिन मिक्सचर में नहीं होता है ऐसा बात। मिक्सचर में जो भी सब्सटेंस, जो भी एलिमेंट रहेंगे उसकी प्रॉपर्टी आएगी, रहेगी, दोनों की प्रॉपर्टी रहेगी, है ना। कंपाउंड में जो है कंस्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड फेयरली इजीली बाय फिजिकल मेथड। सॉरी, मिक्सचर में जो उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट हैं उसको आप सेपरेट कर सकते हो फिजिकल मेथड के द्वारा, लेकिन जो कंपाउंड के जो एलिमेंट हैं उनको सेपरेट करने के लिए आपको केमिकल मेथड का ही सहारा लेना पड़ेगा। बात समझ गए, ठीक है। हाँ, केमिकल मेथड, खोलो उसको, ओपन करो। ये द कंस्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस के द्वारा ही। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड, ठीक है। अब यहाँ पे टेबल बना के आपको बताया हुआ है, ठीक है,
कि भैया सबसे पहले ऊपर में क्या दिया हुआ है, मैटर दिया हुआ है। देखो Matter जस्ट लुक एट द टेबल हियर, है ना। हम्म मैटर का दो पार्ट हो गया, क्या क्या हो गया, प्योर सबस्टांस और मिक्सचर। हाँ, मैटर में तीनों चीज़ है, सॉलिड, लिक्विड और गैस Gas. है ना। ओके, सो हियर द टेबल इज गिवन, राइट। मैटर में तीनों चीज़ आ गया, सॉलिड, लिक्विड और गैस। हम्म ये मैटर को आप डिवाइड करते हैं दो भाग में, एक तो प्योर सबस्टांस ले लीजिए, दूसरा मिक्सचर। हम्म अब ये प्योर सबस्टांस के अंदर में जो है एलिमेंट और कंपाउंड आ जाएगा, हम्म और मिक्सचर के अंदर में क्या क्या आ जाएगा, होमोजीनस और हेट्रोजीनस, है ना। एलिमेंट क्या है, तो एलिमेंट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन टू सिंपल सबस्टांस, मतलब इससे सिंपल सबस्टांस फर्दर नहीं किया जाता, जो है वो फिक्स रहेगा, है ना। कंपाउंड में क्या होता है, इनका फिक्स कंपोजिशन होता है, इनको आप ब्रोकन डाउन कर सकते हो इनटू एलिमेंट, है ना। एलिमेंट को जो है, एलिमेंट का एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे कॉपर है, ऑक्सीजन है, आयरन है, हाइड्रोजन है, ऑल दीज आर एग्जांपल ऑफ एलिमेंट्स। कंपाउंड का एग्जांपल दिया, वाटर है, मीथेन है, शुगर है, सॉल्ट है, ये सब कंपाउंड है, क्योंकि इनके एलिमेंट को आप ब्रोक कर सकते हो केमिकल रिएक्शन के द्वारा, है ना। लेकिन एलिमेंट में जो है उससे ज़्यादा छोटा आप नहीं कर सकते, कार्बन है तो कार्बन ही रहेगा, मतलब कार्बन से ज़्यादा सिंपल नहीं कर सकते। लेकिन कंपाउंड में जैसे ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज में उसमें उसके कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग किया जा सकता है केमिकल रिएक्शन के द्वारा, है ना। मिक्सचर में हम लोग डिस्कस कर ही चुके थे, होमोजीनस और हेट्रोजीनस। होमोजीनस क्या होता है, उसका कंपोजिशन यूनिफॉर्म होता है। कंपोजिशन यूनिफॉर्म का मतलब जहाँ से भी उठाओ उस मिक्सचर को सेम कंपोजिशन विल बी देयर। जैसे एयर के बारे में बताया था ना कि एयर इज ए मिक्सचर। होमोजीनस या हेट्रोजीनस क्या है, होमोजेनस। हाँ, हेट्रोजीनस जो है नॉन यूनिफॉर्म है ना। जैसे मान लो कि एग्जाम्पल सैंड एंड सॉल्ट, शुगर एंड सॉल्ट, ये जो मिक्सचर बनाते हो आप, ये सैंड और सॉल्ट का अगर मान लो मिक्सचर बनाते हो तो वो हेट्रोजीनस होगा। लेकिन शुगर और वाटर का अगर बनाओगे तो क्या होगा, शुगर और वाटर का, हाँ, वो होमोजेनस होगा। दिस इज द डिफरेंस। तो ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से वी आर गोइंग टू कंक्लूड दिस चैप्टर, है ना। दिस वाज द फाइनल पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, है ना। सो दिस चैप्टर इज ओवर नाउ। इज मैटर अराउंड अस प्योर इज ऑलमोस्ट ओवर। This was the third or final part, na? I think before that we have done the 2 videos there. This is the final part. So we conclude this chapter. Please don't forget to like, subscribe, and share. Share is also important because knowledge will expand. Yes, it need to be shared. So if you like this video, then you need to share this video to other students also. Okay, and please subscribe. Don't forget to subscribe also, so that you can have more such videos in the coming time. Yes. Right? So thank you for listening and have a nice day. day. Okay.